कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 25 जनवरी 2026 है। पिछले 48 घंटों में देश भर की अदालतों से कई महत्वपूर्ण खबरें और फैसले आए हैं। नमस्कार। लेकिन आज हम सिर्फ सुर्खियां नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ सबसे बड़े मामलों की तह तक जाएंगे। हमने देखा कि कई फैसले एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं जी। चाहे वो हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा हो, सरकार की जवाबदेही हो, या फिर कह सकते हैं कि हमारे बदलते सामाजिक रिश्ते। आज हम इन्हीं पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर हम खबरों को अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। हाँ, और पिछले 2 दिनों के फैसले यही दिखा रहे हैं कि अदालतें कैसे टेक्नोलॉजी, शासन और सामाजिक बदलावों से जो नए सवाल पैदा हो रहे हैं उनके जवाब ढूंढ रही हैं। ये सिर्फ कानूनी मामले नहीं है। नहीं, ये हमारे और आपके जीवन से जुड़े गहरे सवाल हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी बड़ी तस्वीर को समझने की शुरुआत करते हैं नागरिक अधिकारों और हमारी प्राइवेसी से। मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने तमिलनाडु सरकार के एक निर्देश को रद्द कर दिया। मामला था सरकारी स्कूलों के बच्चों से जुड़ी बहुत ही निजी जानकारी इकट्ठा करने का। ये सिर्फ नाम पते की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत आगे की बात थी। सरकार छात्रों से उनका जातिगत विवरण, उनकी धार्मिक मान्यताएं। अच्छा। हाँ, क्या उनके माता पिता अलग हो चुके हैं, क्या घर में कोई शराब पीता है, भाई बहनों का व्यवहार कैसा है, इस तरह की दर्जनों संवेदनशील जानकारियां मांग रही थी। अरे बाप रे। तो कोर्ट ने इसे सीधे सीधे सूचनात्मक निजता इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी का उल्लंघन माना। एक मिनट, सूचनात्मक निजता, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ हमारी जानकारी को गुप्त रखने के बारे में है? ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। मेरा नियंत्रण? हाँ, कौन आपकी जानकारी ले सकता है, क्यों ले सकता है और उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, ये सब तय करने का अधिकार आपका है। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की बेंच ने बहुत साफ कहा कि सरकार के पास ऐसा डेटा इकट्ठा करने का कोई ठोस कानूनी कारण था ही नहीं। अच्छा। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण टेस्ट का जिक्र किया, आनुपातिकता का परीक्षण। अच्छा, ये आनुपातिकता का परीक्षण क्या होता है? ये अदालतें कैसे तय करती हैं? इसे ऐसे समझिए, अदालत सरकार से एक तरह से 3 सवाल पूछती है। पहला, क्या आपका मकसद जायज है? ठीक है। दूसरा, क्या इस मकसद को पूरा करने के लिए जो कदम आप उठा रहे हैं वो जरूरी है? और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या ऐसा करते हुए आप नागरिकों के अधिकारों का जरूरत से ज्यादा हनन तो नहीं कर रहे हैं? एक संतुलन देखना होता है। बिल्कुल। इस मामले में कोर्ट को लगाया कि बच्चों के अकादमिक सुधार के नाम पर उनकी इतनी निजी और पारिवारिक जिंदगी में झांकना वो गैर जरूरी और हद से ज्यादा था। कमाल है। एक तरफ तो अदालत हमारी निजी जानकारी को सरकार से बचा रही है, लेकिन वहीं कर्नाटक से एक और खबर है जहां हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। जी। यहाँ तो अदालत लोगों को सड़कों पर एक नई तरह की सेवा देने का अधिकार दे रही है। ये दोनों फैसले, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं? ये बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। दोनों ही मामले व्यक्ति के अधिकार और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटरसाइकिल एक परिवहन वाहन हो सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी बात, कोर्ट ने कहा कि बाइक टैक्सी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत आता है, जो कि कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकती। जी बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि सरकार उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे सुरक्षा नियम, लाइसेंसिंग, किराया तय करना। हाँ, रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ, पर पूरी तरह से बैन नहीं कर सकती। ये फैसला सिर्फ बाइक टैक्सी के बारे में नहीं है, ये पूरी गिग इकोनॉमी के लिए एक बड़ा संकेत है। सही बात है। कल को ड्रोन डिलीवरी या किसी और नई तकनीक को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठेंगे। अदालत कह रही है कि आप इनोवेशन को रोक नहीं सकते, आपको उसे रेगुलेट करने का तरीका ढूंढना होगा। तो एक तरफ निजता का अधिकार और दूसरी तरफ काम करने का अधिकार, अदालतें दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन जब सरकार या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते, तब क्या होता है? मुझे लगता है हमारा अगला मुद्दा इसी से जुड़ा है, शासन पर अदालतों की सख्ती। मुंबई से जो खबर आई है वो तो असाधारण है। असाधारण ही है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में वायु प्रदूषण के मामले में बीएमसी और नवी मुंबई नगर निगम के कमिश्नरों को सीधे सीधे चेतावनी दे दी। क्या कहा कोर्ट ने? रोकने के उपाय लागू नहीं हुए तो उनकी सैलरी रोकी जा सकती है। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, ये एक सीधी धमकी है। क्या अदालतें ऐसा कर सकती हैं, किसी सरकारी ऑफिसर की सैलरी रोकना? देखिए, ये अदालत के गुस्से और उसकी बेबसी दोनों को दिखाता है। अदालतें सालों से निर्देश देती आ रही हैं, कमेटियां बनती हैं, रिपोर्टें आती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। तो अब कोर्ट कह रहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराएंगे। ये न्यायिक सक्रियता का एक बहुत ही आक्रामक रूप है। और ये जवाबदेही सिर्फ अफसरों तक ही सीमित नहीं है, नेताओं पर भी उतनी ही सख्ती दिख रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक और टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा। हाँ, वो मंत्री के बेटे वाला मामला। जी, कोर्ट ने पूछा, क्या मुख्यमंत्री इतने असहाय हैं? बिल्कुल। ये टिप्पणी शिवसेना मंत्री भरत गोगावाले के बेटे विकास गोगावाले की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। वो एक हमले के मामले में आरोपी हैं और कथित तौर पर फरार हैं। तो कोर्ट की ये एक लाइन की टिप्पणी ये पूरी राज्य मशीनरी की विफलता पर एक तमाचा है। इसका संदेश साफ है, कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे आपका पिता मंत्री ही क्यों ना हो। अगर पुलिस एक मंत्री के बेटे को नहीं ढूंढ पा रही तो ये सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। इसी जवाबदेही से जुड़ा एक मामला दिल्ली से भी है, महुआ मोइत्रा का कैश फॉर क्वेरी मामला। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल को 2 महीने का समय दिया है। ये मामला क्या है? ये मामला भी जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जुड़ा है। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब लोकपाल को यह तय करना है कि क्या महुआ मोइत्रा पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाए या नहीं। तो कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी है? जी, ताकि मामला अनिश्चित काल तक न लटके। ये तीनों मामले, प्रदूषण, मंत्री का बेटा और कैश फॉर क्वेरी, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। क्या? कि अदालतें अब कार्यपालिका और विधायिका को उनकी जिम्मेदारियों से भागने नहीं दे रही। बिल्कुल। और जब बात देश की सबसे बड़ी अदालत की हो तो मुद्दे और भी बड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं जिनका असर बहुत दूर तक जाएगा। एक मामला मदुरई के एक मंदिर से जुड़ा है। हाँ, मदुरई के थिरुपरन कुंद्रम मंदिर में 24 घंटे दीपक जलाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को नोटिस जारी किया है। अच्छा। याचिकाकर्ता हिंदू धर्म परिषद का कहना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि एक सभ्यतागत अभ्यास है, एक सिविलाइजेशनल प्रैक्टिस है जो सदियों से चली आ रही है। सभ्यतागत अभ्यास, ये एक दिलचस्प शब्द है। इसका कानूनी मतलब क्या है? क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता से अलग है? ये एक गहरा सवाल है। याचिकाकर्ता ये तर्क दे रहे हैं कि कुछ प्रथाएं किसी धर्म के अंदरूनी कर्मकांड से बढ़कर होती हैं। वो उस पूरी सभ्यता की पहचान और कह सकते हैं कि निरंतरता का प्रतीक होती हैं। अब अदालत ये देखेगी कि क्या ASI, जो एक पुरातात्विक स्थल की रक्षा के लिए है, ऐसी किसी जीवित परंपरा को रोक सकता है। तो ये विरासत के संरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन का मामला है। बिल्कुल, बहुत ही महीन रेखा पर। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ परंपराओं की ही नहीं बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है। भूमि रिकॉर्ड को लेकर कोर्ट ने एक बहुत ही भविष्यवादी सुझाव दिया है। जी, कोर्ट ने सुझाव दिया है कि जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए ब्लॉकचेन जैसी टैंपर प्रूफ तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। ब्लॉकचेन मतलब जिससे छेड़छाड़ न की जा सके। हाँ, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सोचिए, अगर ये लागू हो जाए तो देश में जमीन से जुड़े करोड़ों मुकदमे शायद शुरू ही ना हो। ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है। ये तो कमाल का सुझाव है। अब बात करते हैं उन फैसलों की जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, यानी हमारे सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अदालतों में हमेशा एक बहस चलती रहती है। इस पर मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट से 2 बड़े फैसले आए हैं और दोनों ही फैसले एक ही दिशा में जा रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने साफ कहा कि अगर एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसे कानूनी सुरक्षा देने के लिए पत्नी का दर्जा दिया जाना चाहिए। पत्नी का दर्जा? हाँ, जज ने उन पुरुषों को भी चेतावनी दी जो शादी का झूठा वादा करके महिलाओं का शोषण करते हैं और फिर कानूनी दांव पेच का फायदा उठाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि लिव इन पार्टनर को पत्नी के सारे अधिकार मिल जाएंगे, जैसे संपत्ति में हिस्सा? नहीं, अभी बात वहां तक नहीं पहुंची है। यहाँ पत्नी का दर्जा देने का उद्देश्य मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा देना है। अच्छा, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत? जी, यानी अगर रिश्ते में हिंसा या प्रताड़ना होती है तो महिला ये कहकर मदद मांग सकती है कि वो एक शादी जैसे रिश्ते में थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी बात को और पुख्ता किया।
उन्होंने क्या कहा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक साथ रहना और उस रिश्ते से एक बच्चे का जन्म होना ये मानने के लिए पर्याप्त संकेत है कि वो रिश्ता शादी जैसा था। कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। ये दोनों फैसले मिलकर समाज को एक संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश? क्या आप रिश्ते को कोई भी नाम दे, लेकिन अगर उसमें जिम्मेदारियां और निर्भरता शादी जैसी है तो कानून आपको जवाबदेही से बचने नहीं देगा। और रिश्तों की इसी उलझन में अक्सर बच्चे पिस जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही संवेदनशील टिप्पणी की है। हाँ, वो बोर्डिंग स्कूल वाली। जी, कि माता पिता के झगड़े का हल बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना नहीं है। ये एक बहुत ही मार्मिक और जरूरी टिप्पणी है। एक पिता अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहता था क्योंकि उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि माता पिता को अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए और बच्चे के हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अदालतें अब पारिवारिक विवादों में बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक असर को लेकर कितनी गंभीर और जागरूक हो रही हैं। वाकई। और रिश्तों के टूटने का एक और चरम उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, जहां 65 दिन चली एक शादी को खत्म करने में 13 साल लग गए। 13 साल। ये मामला हमारी न्याय व्यवस्था पर एक दुखद टिप्पणी भी है। हाँ, 13 साल में पति पत्नी ने एक दूसरे पर 40 से ज्यादा केस दायर कर दिए थे। 40 से ज्यादा? जी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपनी विशेष शक्ति अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके इस शादी को भंग कर दिया। ये अनुच्छेद 142 क्या है? इसे सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जब किसी मामले में मौजूदा कानून से पूरा न्याय नहीं हो पा रहा हो या प्रक्रिया इतनी उलझ गई हो कि न्याय असंभव लगे, तो सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। अच्छा, जहां कोर्ट ने देखा कि जब रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है और दोनों एक दशक से ज्यादा से अलग रह रहे हैं, तो उन्हें कानूनी लड़ाई में फंसाए रखने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने सीधे तलाक का आदेश दे दिया। जी, सभी 40 केसों को दरकिनार करते हुए। तो आज हमने देखा कि अदालतें कैसे हर स्तर पर दखल दे रही हैं, नागरिकों के अधिकारों से लेकर सरकार की जवाबदेही और हमारे निजी रिश्तों तक। लेकिन न्याय देने वाली संस्था यानी न्यायपालिका खुद कितनी जवाबदेही और स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इस पर बहुत बड़ी चिंता जताई है। जी, जस्टिस उज्जवल भुइया ने जजों के तबादले में कार्यकारी प्रभाव यानी सरकार के दखल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के कहने पर किसी जज का तबादला किया जाता है तो ये कॉलेजियम प्रणाली की अखंडता से समझौता है। उन्होंने साफ कहा कि जजों का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होना चाहिए, सरकार की पसंद या नापसंद पर नहीं। ये तो एक बहुत साहसिक बयान है। बहुत मायने रखता है ये। और अंत में कुछ हाई प्रोफाइल मामले जिनमें लंबे समय बाद फैसले आए। मेधा पाटकर, छगन भुजबल और अरविंद केजरीवाल, तीनों को अपने अपने मामलों में राहत मिली है। हाँ, दिल्ली की एक अदालत ने 2 दशक पुराने मानहानि के मामले में मेधा पाटकर को बरी कर दिया। 2 दशक पुराना मामला? जी। वहीं मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री छगन भुजबल को आरोप मुक्त कर दिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के समन पर पेश न होने के एक मामले में बरी कर दिया गया। तो इन मामलों से क्या पता चलता है? यही कि कानूनी प्रक्रिया लंबी और थकाऊ हो सकती है, लेकिन अंत में फैसला सबूतों के आधार पर होता है। सिर्फ आरोप लगना ही गुनाह साबित नहीं करता। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे अहम कानूनी खबरों की गहरी पड़ताल। हमने देखा कि कैसे अदालतें पर्यावरण, शासन, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर एक बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इन फैसलों का असर सिर्फ अदालती फाइलों तक नहीं रहता, ये हमारे समाज को, हमारे लोकतंत्र को और हमारे सोचने के तरीके को एक नई दिशा देते हैं। कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो समाज के साथ साथ विकसित होता है। जी, और ये फैसले उसी विकास का सबूत हैं। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार। अब जाते जाते एक विचार। हमने आज जिन भी मामलों पर बात की उनमें एक बात साफ है, अदालतें अक्सर उन खाली जगहों को भर रही हैं जो शायद कार्यपालिका या विधायिका को भरनी चाहिए थी। चाहे वो प्रदूषण नियंत्रण हो या सामाजिक सुधार। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये न्यायपालिका का बढ़ता हुआ सक्रियतावाद है जो अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है, या फिर ये हमारी बाकी संवैधानिक संस्थाओं की विफलता का प्रतिबिंब है जिसे भरने के लिए न्यायपालिका को मजबूरन आगे आना पड़ रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।